प्रकरण नंबर 7वां। तो धीरे-धीरे गणित विषय का सारा प्रकरण, सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा और आपको फिर रिवीजन और परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो ये पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 88 से 99 तक है। निर्देशांक भूमिति शुरू करने से पहले हम संख्या रेखा को अच्छे से जानते हैं। कक्षा 8वीं तक हमने संख्या रेखा, नंबर लाइन को आपने देखा ही होगा। कुछ इस तरह से होता है ये। एक रेखा जिसके मध्य में कहीं पर एक बिंदु है जिसको हम शून्य निर्देशांक लिखते हैं और उसके राइट साइड दाईं ओर हम धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 ये समान दूरी पर लिखा गया है। उसी प्रकार शून्य से लेफ्ट में बाईं ओर हम ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये संख्या रेखा कहलाती है, नंबर लाइन कहलाती है। ओके। और जो शून्य है उसको हम आरंभ बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओके। तो ये संख्या हमने लिख दी। संख्या को दर्शाने वाला कोई अक्षर लिखा जाता है। तो शून्य को सामान्य तौर पर ओरिजिन ओ अक्षर से दर्शाते हैं, कैपिटल अक्षर से, और बाकी अन्य बिंदुओं को हम किसी भी अक्षर से, लेटर से दर्शा सकते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से। ओके। तो यहाँ पर हम ए बी सी डी ई एफ और ओ अक्षर का उपयोग करते हुए यह संख्या रेखा पर हमने कुछ बिंदु बनाए हैं। तो बिंदु के नाम आलेख ए बी सी डी है और उनके निर्देशांक जो है वो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से है। तो जो संख्याएं हैं उसे हम निर्देशांक कहते हैं और जो अक्षर है उसे हम आलेख या बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु है और उसके निर्देशांक उसके नीचे लिखे गए हैं। तो शून्य से राइट साइड और शून्य से लेफ्ट साइड संख्याएं जो है वो क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। राइट साइड की संख्या, दाईं ओर की संख्या हमेशा बाईं ओर लेफ्ट साइड से बड़ी होती है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते हैं, जो नंबर है वो उनकी नंबर संख्याएं जो हैं वो बढ़ते क्रम में लिखी जाती है, बढ़ते जाती है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है राइट साइड की, और लेफ्ट साइड की सभी संख्याएं डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। संख्या रेखा तो हमने सामान्य तौर पर देख लिया है। अब इसी संख्या रेखा का उपयोग करते हुए हम आलेख पेपर पर कुछ संख्या रेखा बनाते हैं, जिसे निर्देशांक भूमिति में इसको शामिल किया गया है। संख्या रेखा और आलेख इनका उपयोग करते हुए एक गणित का नया एक विभाग है, नया विभाग नहीं है, विभाग है जिसे हम निर्देशांक भूमिति कहते हैं। तो आलेख कागज आपको पता ही है, और ये अलग अलग रंगों में इस पे रेखाएं, आड़ी और खड़ी रेखाएं होती है। जो मोटी मोटी रेखाएं हैं उसके बीच में कुल 10 महीन छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं समान दूरी पर खींची जाती है। मोटी रेखाओं के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है और उसके बीच की छोटी छोटी पतली रेखाओं का अंतर 1 मिलीमीटर है। तो कुल मिलाकर 10 अंतर उसमें दिखाई देते हैं। और यह निर्देशांक पद्धति के बारे में कुछ इतिहास आपके टेक्स्ट बुक में यह एक पेज लिखा गया है, तो इसे ज़्यादा हमें फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत तो है, लेकिन ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कैसे खोज हुई, किसने इसे खोजा, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 1596 से 1650 का समय लिखा गया है। मतलब यह जो गणित है, गणित का यह विभाग है, करीब 400 पौने 400 साल पुराना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यह संख्या रेखा आपने समझ लिया। उसी तरह संख्या रेखा जो आड़ी संख्या रेखा है उससे वैसे ही एक खड़ी संख्या रेखा, और आड़ी और खड़ी संख्या रेखा पर जब हम बिंदु बनाएंगे और
आड़ी रेखा पर हम 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4 इस क्रम में संख्याएँ लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा आड़ी संख्या रेखा में। तो खड़ी संख्या रेखा रेखा में जो ऊपर की ओर है, अपर साइड है जो, उस पर हम धनात्मक संख्या लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 और फिर नीचे की ओर जो है डाउनवर्ड्स में हम नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक संख्याएँ लिखते हैं। तो इस तरह से 2 संख्या और रेखाओं का यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेदन बनाते हैं और प्रतिच्छेदन बिंदु को हम O मूल बिंदु 0 अंक से दर्शाते हैं हमेशा। अब इसी संख्या रेखा को, अब दोनों संख्या रेखा है तो उसे नाम दे दिया गया है। जो आड़ी संख्या रेखा है उसे हमेशा एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस का 2 हिस्सा बनता है, एक धनात्मक हिस्सा, एक ऋणात्मक हिस्सा, तो दोनों को थोड़ा-सा अलग नाम दे देते हैं पहचान के लिए, एक्स और एक्स डैश। एक्स जो है वो धनात्मक की ओर इशारा करता है, तो एक्स डैश जो है ऋणात्मक भाग की ओर इशारा करता है मूल बिंदु से। खड़ी रेखा को फिर वाई अक्ष नाम दिया गया है। अब उसमें भी 2 हिस्सा बन गया, एक धनात्मक हिस्सा जो ऊपर की ओर है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं स्पेशली, और जो नीचे का हिस्सा है वह ऋणात्मक संख्याओं का है जिसे हम वाई डैश कहते हैं। तो वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ये क्या है? ये अक्ष के नाम है, संख्या रेखा के नाम है। एक्स अक्ष जो है वो आड़ी रेखा है और वाई अक्ष जो है वो खड़ी रेखा है, जो कि एक्स अक्ष के ठीक लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों एक्सिस जो है दे आर परपेंडिकुलर टू बोथ और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम कह सकते हैं इस तरह। तो बीच में जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हम 0, 0 अंक से दर्शाते हैं, जो कि आरंभ बिंदु O होता है। अब जब आपने ये 2 संख्या रेखा को एक दूसरे के लंबवत खड़ा कर दिया है परपेंडिकुलर, तो उसके हम देखते हैं इस पेज में 4 हिस्से बन जाते हैं। अगर संख्या रेखा को पूरा ऊपर नीचे बढ़ा दें और आड़ी को लेफ्ट राइट बढ़ा दें तो 4 हिस्से बन जाएंगे, जिसे हम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। जो सबसे ऊपर राइट साइड में होता है उसको हम पहला चतुर्थांश कहते हैं, क्योंकि वो दोनों जो है वो धनात्मक है। उसका एक्स अक्ष के सभी निर्देशांक धनात्मक हैं और ऊपर जो वाई अक्ष है उसके सभी निर्देशांक धनात्मक है। तो पॉजिटिव से शुरुआत होती है चतुर्थांश की, उसे हम प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब पहला मिल गया हमें, अब दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें नॉर्मली घड़ी की विपरीत दिशा में, हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम इसका मूवमेंट करते हैं और फिर उसको क्रम देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो प्रथम चतुर्थांश राइट साइड अपर साइड में अगर पहला है तो घड़ी की उल्टी दिशा में हम आते हैं तो हमें दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट मिलता है, जो कि ऊपर की साइड में ही है लेकिन लेफ्ट साइड में है। और जब दूसरे चतुर्थांश में आते हैं हम, पहला चतुर्थांश दोनों अक्ष पर धनात्मक संख्याएं लिखी हैं। हम दूसरे चतुर्थांश में जब आते हैं, द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसका एक्स अक्ष के जो मान है, निर्देशांक है, वो ऋणात्मक हो गए हैं और ऊपर की ओर तो है ही है, ऊपर वो धनात्मक ही है। क्योंकि वो ऊपर है दोनों चतुर्थांश प्रथम और द्वितीय, तो दोनों ऊपर की ओर धनात्मक ही है वाई अक्ष, तो उसका वाई निर्देशांक हिस्सा जो है वो धनात्मक रहेगा ऊपर वालों का। ओके, तो ऊपर जो दोनों चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, उसका जो वाई निर्देशांक है हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा। ओके, प्रथम का एक्स अक्ष भी धनात्मक है, द्वितीय का एक्स अक्ष ऋणात्मक हो गया। उसके बाद हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो नीचे की ओर आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और नीचे आने के बाद वाई निर्देशांक जो है ना, तो ये वाई है
वो ऋणात्मक हो गया। ओके, तो जिसका जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस का वो सब निगेटिव है। नीचे निगेटिव है तो नीचे वाले जितने भी चतुर्थांश या क्वाड्रेंट है वो निगेटिव होंगे उसके वाई कोऑर्डिनेट या वाई निर्देशांक। एक्स का क्या होगा? तो एक्स का अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होगा। तो ये तृतीय चतुर्थांश जो है नीचे है, लेफ्ट में है, तो एक्स उसका निगेटिव हो गया। और चौथा चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो अंत में आ गया, जो कि नीचे है मतलब वाई निगेटिव और राइट साइड में है तो एक्स पॉजिटिव हो गया। तो चार चतुर्थांश आप देख रहे हैं, फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन हर चतुर्थांश में जितने भी बिंदु बनेंगे या जो जगह है वो सब धनात्मक और धनात्मक ही होंगे, क्योंकि दोनों एक्स भी प्लस है और वाई निर्देशांक भी प्लस है। तो इस पर कोई भी जो बिंदु होंगे, ये जो पद्धति आलेख बनाया गया इसमें क्या होता है, बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितना दूर है वह बिंदु जहां पर मिलता है वह एग्जैक्ट लोकेशन होता है बिंदु का, पॉइंट का। तो उसे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट से दर्शाया जाता है, निर्देशांक से दर्शाया जाता है। एक्स अक्ष से कितना दूर, वाई अक्ष से कितना दूर है। ओके, और दोनों पॉजिटिव ही है, आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। जब हम दूसरे में आते हैं तो एक्स निगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव ही है, तो माइनस प्लस। यहाँ पर जितने भी बिंदु होंगे उसमें से जो एक्स निर्देशांक है वो निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, और वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। तीसरे में आते हैं तो दोनों निगेटिव हो गया। ओके, तो पहला जो है दोनों पॉजिटिव और तीसरा जो है इसके ठीक उल्टा वो दोनों नेगेटिव ऋणात्मक होंगे, एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी। तो उन बिंदुओं को इस तरह से माइनस माइनस में लिखा जाएगा। आगे हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है। और चतुर्थ में आ जाएंगे, चौथे में तो वो दूसरे का अपोजिट है तो उल्टा हो जाएगा। दूसरे में माइनस और प्लस है तो चौथे में प्लस और माइनस हो जाएगा, इसका उल्टा। तो हम तिरछा अगर देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत निर्देशांक या चिन्ह होते हैं। प्रतल के बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अभी हम एक प्लेन प्रतल बनाएंगे। आप जहां पर जिस भी प्रतल की बात होगी वह आलेख के प्रतल की बात होगी, मतलब आलेख का ही पेपर है, उस पर दोनों संख्या रेखा या हम कहेंगे अक्ष बने होंगे। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, उसका धनात्मक और ऋणात्मक हिस्सा, उस पर ये आरंभ बिंदु है और उसके सभी निर्देशांक भी हम लिख लेते हैं। अब इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ धनात्मक होगा कहाँ ऋणात्मक होगा ये आपको पता है क्रम से समान अंतर पर। ऊपर की ओर इस तरह धनात्मक बिंदु बनेंगे और नीचे की ओर ऋणात्मक बनेंगे। निर्देशांक भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इस तरह से ये एक विशेष आलेख बन गया है जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी है और उस पर सभी निर्देशांक लिखे गए हैं। अब ये कोई बिंदु है प्रतल पर, बराबर है। ये निर्देशांक पद्धति का आलेख हमने बना लिया, इसमें अक्ष बना लिया। अब कोई एक बिंदु लेंगे इन बिंदुओं के अलावा। मान लीजिए बिंदु हमने बना दिया, दिखाई दे रहा है आपको P। अब आपसे पूछा जाए कि बिंदु P कहाँ पर है इस प्रतल में, तो एग्जैक्टली इसका लोकेशन कैसे पता चलेगा? तो जो हमने ये आलेख संख्या रेखा बनाई है उससे उसका लोकेशन पता चलेगा। हम एग्जैक्ट y से एक लंब रेखा खींचेंगे, लंबवत दूरी, और x से एक लंबवत दूरी खींचेंगे और वो लंब दूरी दोनों अक्ष पे कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेगा, काटेगा। और जहां पर वो काटेगा, जिस नंबर पर वो काटेगा, वह नंबर P के साथ लिख देंगे। क्या मतलब है इसका? जैसे कि ये हमने P से एक लंब
रेखा x को खींचा जो कि 2 पर काट रहा है। तो x पर 2 अंक पर काट रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो p का x निर्देशांक 2 है, हमने इसको नोट कर लिया। तो अगर मैं 2 कहूंगा तो 2 तो नीचे भी हो सकता है, 2 कहीं भी हो सकता है ऊपर से नीचे तक। इस रेखा पर तो हर बिंदु x को ही काट रही है। रेखा जो है 2 से जाएगी ही जाएगी, है ना। वो बिंदु कहीं भी होगा इस रेखा पर तो वह x को 2 से तो काटनी ही वाली है, तो उसका निर्देशांक जो होगा x वो 2 ही होगा। तो लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि p एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो उसके लिए हमें उसका y निर्देशांक भी, यानी y अक्ष पर एक लंब रेखा जो खींचेंगे, y को जहाँ पर वो काटेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, वह पॉइंट, वह निर्देशांक भी नोट करेंगे, जिसे हम कहेंगे p का y निर्देशांक, और वह है यहाँ पर 3। ठीक है, तो हमें p का x निर्देशांक मिला, p का y निर्देशांक मिला। x निर्देशांक 2, y निर्देशांक 3 है। उसको हम क्या करेंगे, p के बगल में कोष्टक के साथ लिख देंगे इस तरह से। तो p का निर्देशांक, x और y निर्देशांक पता है, तो p का निर्देशांक मतलब उसमें x और y को कंबाइन करके लिखते हैं। x को पहले लिखेंगे x निर्देशांक, y निर्देशांक को बाद में लिखेंगे, बीच में हम कॉमा लगाएंगे हमेशा। तो 2, 3 कहने का मतलब है कि p जो है इस आलेख में 2 और 3, जहां पर x का निर्देशांक 2 और जहां पर y निर्देशांक 3 है, उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को। ओके, तो यह बन गया p 2, 3। हमेशा x निर्देशांक पहले, y निर्देशांक बाद में। अब ये P23 जो है वो इकलौता बिंदु है, एग्जैक्ट P बिंदु है। इसके अलावा इस आलेख पर, प्रतल पर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जिसका निर्देशांक 2, 3 है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चला। और कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक इस 2, 3 के से अलग ही होगा। और एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यह एक बिंदु है दूसरे सेकेंड क्वाड्रेंट में, ओके, चतुर्थांश में, और उसका नाम है Q। तो Q का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, x अक्ष के पर लंब जो रेखा है वो खींचेंगे जो कि y अक्ष के समांतर होगा, और वो कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है उसको नोट करेंगे। तो ये उसका x निर्देशांक हो गया। और ठीक वैसे ही y पर एक लंब खींचेंगे जो कि x अक्ष के समांतर होगा, उसका निर्देशांक नोट कर लेंगे। दोनों निर्देशांक हमें मिल गए तो हम बता सकते हैं कि Q जो है उसका x निर्देशांक -3 है, जबकि उसका y निर्देशांक या y क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट वो है 2। तो हम इस बिंदु का निर्देशांक क्या बताएंगे, x और y को कंबाइन करके लिखेंगे, आएगा -3 and 2। -3 and 2, तो -3, 2 ये क्या है, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो Q का एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल गया। हम Q के बगल में हम उसका लोकेशन लिखेंगे, डिटेल -3, 2। तो इस प्रतल प्लेन में अकेला Q है, एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है -3, 2। तो प्रतल में किसी भी बिंदु का निर्देशांक आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब जो कि हम ये प्रतल देख ही रहे हैं, इसमें x और y अक्ष भी है, और y अक्ष पर भी तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं ना, तो उसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे? ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। सारे बिंदु निर्देशांक हम लिख लेते हैं। अब इस पर एक बिंदु M है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये x अक्ष पर बिंदु M है जो कि
एक्स अक्ष पर 4 निर्देशांक को निर्देशित कर रहा है, बराबर 4 पर है। तो उसका एक्स निर्देशांक तो 4 है ही, क्योंकि वो एक्स पर 4 पर है। लेकिन उसका वाई निर्देशांक कहाँ है? तो उसका वाई निर्देशांक मतलब उस बिंदु से वाई अक्ष पर जब लंब खींचेंगे तो वो 0 पर ही जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान तो 0 ही है, बराबर। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है या एक्स अक्ष जो है वो वाई अक्ष के 0 से ही होकर जा रहा है। बाकी एक्स पर तो तमाम बिंदु है, उनका एक्स का मान अलग अलग हो सकता है, बट वाई को तो वो 0 पे ही काट रहा है ना, तो उसका वाई निर्देशांक 0 है। तो हम m का जो लोकेशन है एग्जैक्टली कैसे बताएंगे? तो x का निर्देशांक हम लिखेंगे पहले, m का x निर्देशांक 4 है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इज कितना है? y एक्सिस का वो है 0, तो 4 एंड 0। तो m का निर्देशांक और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इज 4 0। 4 पहले लिखेंगे x निर्देशांक को, 0 बाद में लिखेंगे। तो 4 0 ये देख के पता चल जाएगा हमें कि 0 उसमें आ गया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो किसी न किसी एक्सिस पर है। अगर उसका कोऑर्डिनेट 0 है किसी भी पॉइंट का, कोई भी कोऑर्डिनेट या निर्देशांक 0 है, तो यह निश्चित है कि वो किसी न किसी अक्ष पर होगा। अगर y निर्देशांक 0 है मतलब वो x अक्ष पर है, और अगर x निर्देशांक 0 होगा तो वो y अक्ष पर होगा। आगे देखेंगे हम। तो m का निर्देशांक लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 4 0 लिख देंगे, इससे पता चलेगा m का एग्जैक्ट लोकेशन। सिमिलरली n जो है वो x अक्ष पर -3 बिंदु पर है ये, तो इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे? अब तो आसान है, आपको समझ में आ गया ना। x निर्देशांक ऋण 3 और y निर्देशांक तो 0 ही होगा। इस तरह से n बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया -3 0। ऊपर m है वो है 4 0, नीचे n है वो है -3 0। ये दोनों बिंदु को ध्यान से देखो, दोनों में 0 है और दोनों में y 0 है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु x अक्ष पर हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब x अक्ष पे कहाँ है? तो m का x निर्देशांक 4 है, +4 है, मतलब वो राइट साइड में होगा। और n का जो x निर्देशांक है वो ऋण 3 है, मतलब वो कहाँ पर होगा? लेफ्ट साइड में होगा, ऋणात्मक की ओर होगा। ये हमें लोकेशन भी पता इस तरह से चल जाता है बिंदु को देखकर। तो n का हो गया निर्देशांक ऋण 3 0 या -3 0। ओके, तो ये सब जो बिंदु थे m और n कहाँ पर है? x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक कैसे हमने पता किया? आपने अभी देखा। ओके, तो इस दोनों उदाहरण से हमें क्या मिलेंगे? इन उदाहरणों से कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज 0। सॉरी, ऑलवेज, हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट इज दिस? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 हो गया, बराबर है। तो कोई भी पॉइंट जो है जो एक्स एक्सिस पे है, एनी पॉइंट्स ऑन लाइज ऑन एक्स एक्सिस हैव y कोऑर्डिनेट्स एज 0। ओके, अब हम चलते हैं y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक। जो भी पॉइंट y एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये हमारा ग्राफ, हम इसको बोलते हैं, और नंबर लाइन जो बनाया, एक्सिस बनाया, एक्स और वाई एक्सिस।
अब इस पे हमने क्या करना है, कोई एक पॉइंट चेक करना है। ये है पॉइंट एस और वो कहाँ पर है? वो है वाई एक्सिस पर। अब जो ओरिजिन वो तो ज़ीरो है और वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो ज़ीरो से ही जाएगा। कोई भी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्सिस तो ज़ीरो से जाता ही है। वाई एक्सिस भी ज़ीरो से जाने वाला है और उसका वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3 होगा। बट एक्स कोऑर्डिनेट वो ज़ीरो ही होगा, ये ध्यान रखें। सो एक्स का एस निर्देशांक, एक्स निर्देशांक जो है वो 0 और वाई हो गया वो कितना? 3। वो आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है। X coordinate of S is 0 and Y coordinates of S is 3. So coordinate of point S is 0, 3. 0 पहले आएगा, 0, 3. 0 पहले मतलब ये जो पॉइंट है वो किस पर है? Y एक्सिस पर। सिमिलरली T का X निर्देशांक 0 और Y निर्देशांक है वो -4. So coordinate of point T is 0, -4. तो 0 फर्स्ट नंबर है, x कोऑर्डिनेट है, देयरफॉर ये t जो है कहाँ पर होगा? वो y एक्सिस पर होगा। ओके, 0 हमेशा कोई भी 0 है जो यहाँ पर आपको जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किसी न किसी एक्सिस पर होगा, ये मैंने अभी बताया। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर होगा और y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर। तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक हमेशा 0 या 0 होता है। उस हिसाब से मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का, चलो ओरिजिन कहाँ पर है? अब ऐसे देखेंगे तो ओरिजिन जो है वो एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है, दोनों एक्सिस पर भी है। और दोनों एक्सिस पर है इसका मतलब उस पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही ओरिजिन है, तो उसका कोऑर्डिनेट वो 0 ही है। 0 से स्टार्ट है, वो ओरिजिन है। तो एक्स और वाई ये दोनों निर्देशांक क्या हैं उसके? 0, 0 हैं। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज ऑलवेज 0, 0। तो ये जो हमारा एक्सिस है या प्लेन है, इसका स्टार्ट ही कहाँ से होता है? 0 से, ओ से। इसलिए इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट और या मूल बिंदु, आरंभ बिंदु, ओरिजिन ये वर्ड या नाम बोलते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है। तो होते हैं की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अकेला है, इकलौता होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है। तो ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 0। ठीक है, अब हम चलेंगे चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक, यानी जो हम 4 चतुर्थांश होते हैं ना, उसमें अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम लिखेंगे? बिना देखे हम खाली केवल निर्देशांक से भी पता लगा लेंगे कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, यानी किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में वह स्थित होगा। तो ये हम निर्देशांक पद्धति बना लेते हैं जिसमें एक्स और वाई अक्ष हैं, उसके निर्देशांक भी लिख लेते हैं।
बन गया हमारा। अब हम देखते हैं कोई एक बिंदु। यदि बिंदु का निर्देशांक, हम सीधे निर्देशांक पे चलते हैं, अगर वो प्लस एक्स प्लस वाई, क्या मतलब है इसका? कि उसका एक्स निर्देशांक धनात्मक है, वाई निर्देशांक भी धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है। तो 100% वो कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, प्रथम चतुर्थांश में होगा। सिंपल। +3 +4 ये पॉइंट है, कहाँ होगा? पहले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। ओके, यानी दोनों धनात्मक होगा तो पहला चतुर्थांश। हमने स्टार्ट में, शुरू में ही देखा था ना। तो ये जो हिस्सा है ऊपर साइड राइट साइड में, वो सारा ये जो प्लेन है, इसमें जितने भी बिंदु बनेंगे सब एक्स और वाई उसके धनात्मक ही होंगे, उसके निर्देशांक। अब चलते हैं लेफ्ट साइड की ओर। दूसरा चतुर्थांश चाहिए, इसमें हम चलेंगे तो उसका y पॉजिटिव होगा लेकिन x निगेटिव हो जाएगा। तो ऋण x धन y का मतलब होता है माइनस प्लस माइनस, ऋणात्मक x निर्देशांक होगा और धनात्मक y निर्देशांक होगा। तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो हम सीधे आप प्लस प्लस करेंगे, मतलब पहले में है, और माइनस प्लस है तो वो दूसरे में है। तीसरे में उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस। कितना आसानी से याद हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का जो हमारा प्लेन है, इसमें जितने भी बिंदु बनेंगे असंख्य, सभी का जो निर्देशांक है वो माइनस और प्लस के रूप में होगा, ऋणात्मक और धनात्मक होगा। पहले का ठीक उल्टा अपोजिट साइड है, तो ये दोनों निर्देशांक इसके ऋणात्मक होंगे, माइनस माइनस होंगे। तो ये जो पिंक कलर में ये जो हमारा प्लेन बना हुआ है, प्रतल है, उसमें सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट होंगे सब माइनस माइनस फॉर्म में होंगे, यानी एक्स निर्देशांक भी ऋणात्मक और वाई निर्देशांक भी ऋणात्मक या नेगेटिव होगा। और चौथा, जो कि दूसरे का अपोजिट है, माइनस प्लस के बदले वहां पर प्लस और माइनस, क्योंकि वो राइट साइड में है। एक्स जो निर्देशांक है सभी धनात्मक हैं, तो एक्स प्लस हो जाएगा और वाई जो है वो माइनस है, नेगेटिव में होगा। तो ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, वो उसमें जितने भी बिंदु होंगे सब प्लस और माइनस फॉर्म में होंगे, मतलब एक्स निर्देशांक धनात्मक और वाई निर्देशांक ऋणात्मक होगा। अब हम प्रश्न संग्रह 7.1 देखते हैं, पेज नंबर 93 पर। कुछ प्रश्न है इसी पर आधारित जो अभी हमने सीखा। लिखा, नीचे दिए गए बिंदु उनके निर्देशांक के आधार पर किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है, ये बताना है ना। हमें क्वाड्रेंट बताना है कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन से एक्सिस पर है, वो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स देखकर ही बताना है, पॉइंट को देखकर ऑब्जर्व करके बताना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक है पॉइंट ए, -3 2, -3 मतलब माइनस एक्स, 2 है जो प्लस वाई, तो माइनस एंड प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तो निगेटिव की बात आती है एक्स, तो वो लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो a -3 2 का x निर्देशांक ऋणात्मक है और y निर्देशांक धनात्मक है। इससे हमें पता चलेगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो हमने कैसे पता लगाया? आलेख नहीं देखा, हमने केवल उसके निर्देशांक को देखा। नेक्स्ट, b -5 -2, अब दोनों ऋणात्मक है। पहले वाले में दोनों धनात्मक होते हैं, उसका अपोजिट थर्ड वन दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि b का जो निर्देशांक है, x और y दोनों निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वो तीसरे चतुर्थांश में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट होगा। F15 -18, F15 मतलब पॉजिटिव और निगेटिव 18 है, प्लस माइनस का मतलब हो गया चौथा क्वाड्रेंट। ओके, तो चौथे चतुर्थांश में बिंदु F होगा।
और फाइनली एच यहाँ लिखा है 0-5। 0 आने का मतलब है कि अब वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? किसी एक्सिस पे होगा। अब वो एक्स 0 है मीन्स क्या? इसका मतलब वो किस पर है? वाई एक्सिस पर है, क्योंकि y-5 है, तो वो वाई एक्सिस पर है। एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक ऋणात्मक है, तो वाई एक्सिस पर है, ये क्लियर हो गया। और कहाँ होगा वो? नीचे की ओर, डाउनवर्ड पे, जहाँ पर वाई एक्सिस पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके। सेकंड क्या है? यहाँ पर भी बताना है कौन से कोऑर्डिनेट में है, लेकिन वह संख्यात्मक प्रश्न नहीं है। जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है, यानी शाब्दिक प्रश्न है। आपको बताना है अगर ऐसा एक पॉइंट है जिसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, तो कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश। क्लियर? सेकेंड, जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, यानी बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, तो ये हो गया थर्ड। जिसके या जिसका एक्स निर्देशांक धनात्मक है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मीन्स ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स का मतलब वो राइट साइड में होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ऊपर दोनों पॉजिटिव है तो नीचे वाई नेगेटिव होगा। और फोर्थ, जिसका एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव है मतलब ये ऊपर है, और लेफ्ट साइड में है मतलब सेकेंड वन, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। ओके। इस तरह से हमने अभी आज देखा कि बिंदु के निर्देशांक और वह उनका चतुर्थांश में या इस निर्देशांक पद्धति में उनका जो पोजीशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो हम कैसे पता करते हैं। ओके। प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित कीजिए, निम्नलिखित बिंदु स्थापित कीजिए। यह रचना है, आपको स्वयं बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आलेख पेपर का यूज करेंगे तो आपको आसानी से ये हल हो जाएगा। हमेशा आलेख पेपर का यूज करना है और हमें यह रचना यानी बनाना है, आकृति बनानी है। ये बिंदु दिए गए हैं कुछ निर्देशांक के साथ, और इनकी रचना हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे? आलेख पेपर पर इसको बना लेंगे अच्छे से। सभी संख्या लिखेंगे, 0 से राइट साइड में धनात्मक संख्या है। अब इसमें जो बड़ी सबसे संख्या है, अब देखेंगे m में 6 है, x 6 बड़ा है। ओके। और s में y जो है x वो बड़ा है 6, और 7 में जो 7 नंबर x वो बड़ा है। तो हम संख्या उतना ले जाएंगे 7 और 6 तक। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हमारा, और यहाँ पर हम 6 7 तक यानी मैक्सिमम जो है वही लेंगे, 7 7 हर जगह ले लेंगे। अब पहला पॉइंट m 5 6 x निर्देशांक जो है 5 है, तो 5 हमने देख लिया, उस पर लंब खींचा। और y 6 है, उस पर लंब खींचा। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? वो बिंदु जो होगा वही हमारा पॉइंट m होगा। और ये हो गया किस पर? पहले चतुर्थांश में। वो हमें बताना नहीं है, केवल स्थापित करना है, बनाना है। क्लियर हो गया? स्टॉप करें यहाँ पर, बाकी आप लोग बना लोगे। चलो एक बिंदु और, -3 -4 n पॉइंट है। चलो -3 ये हो गया, -4 नीचे जहां पर ये मिल रहे हैं वो है पॉइंट n, निर्देशांक हो गया -3 -4। तो ऐसे ही आपको पट्टी से खींचकर बनाना है। आलेख पेपर पर रखकर बनाएंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। आलेख पर ही करना होता है ये। तो आज का सेशन बच्चों हम यहीं पर रोकेंगे, और इसके आगे की जानकारी हम अपने अगले लेसन में लेंगे। और सभी आप लोग को बता दें कि आज आप लोग के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, करियर गाइडेंस का, जैसे हमेशा होता है शनिवार को। तो आज आईटी एक्सपर्ट किसको बनना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आजकल की इस नई दुनिया का
जो टेक्नोलॉजी का है, उसमें किसी जिसको एक्सपर्ट बनना है, सभी को एक्सपर्ट बनना है, तो सभी बच्चे 10 बजकर 10 मिनट पर उस क्लास को अटेंड ज़रूर करेंगे, ओके?